एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़के को जो बारिश में जमीन पर कुछ ड्रॉ करके रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है। वो लड़का कहता है, ग्रेट विंग प्लीज मेरे समनिंग पर रिस्पॉन्स करे, मुझे फेम फॉर्चून पावर वेल्थ ये सब दीजिए, तभी मैं अपनी मदर की बीमारी को ठीक कर पाऊंगा और मैं अपना कर्ज भी चुका पाऊंगा और एक बेहतर जिंदगी भी जी पाऊंगा। और वो पागलों की तरह आसमान में हाथ फैलाकर कहता है, हे ग्रेट विंग प्लीज मुझ पर दया करो, मेरी देखभाल करो, मैं अपनी छोटी सी सोल और बॉडी आपको ऑफर करता हूँ, मैं आपका सर्वेंट बनना चाहता हूँ, प्लीज मुझे अपना लो, मैं आपका स्टार बनना चाहता हूँ। वह बोलते ही उसके ऊपर एक बिजली गिरती है और वह जमीन पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर में बारिश बंद हो जाती, थोड़ी देर में उसकी आंख खुलती है और वह सर पकड़ कर उठता है और कहता है, मुझे याद है, मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, ये कहाँ है, मुझे अभी कुछ काम अधूरे रह गए हैं, मुझे जल्दी वापस जाना होगा। फिर वह अपना चेहरा पानी में देते हुए शॉक हो जाता है और कहता है, यह मैं हूँ, ये मेरा चेहरा है, ऐसा क्यों दिख रहा है, बच्चे की तरह। दोस्तों मैं बता दूं कि यह और कोई दूसरा आदमी है जो इस लड़के की बॉडी में आ गया है और वह लड़का जिसके ऊपर बिजली गिरी थी वह कब का मर चुका है। चलो कहानी में आगे बढ़ता है। वह लड़का सामने से एक बड़े पेड़ को देखकर चौंक जाता है और कहता है, मैं कहाँ हूँ। जब भी उसके कानों में एक आवाज आती है, कोई कहता है, बधाई हो यंग मैन। वह लड़का पीछे पलट के देखता है, उसके सामने एक रेड कलर की बुक हवा में फ्लोट कर रहा होता है। बुक बोलता है, तुमने मुझे सक्सेसफुली समन कर लिया, मैं तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में 3 विश पूरी करूंगा, कोई भी विश हो। वो लड़का चौंकते हुए कहता है, क्या एक बोलने वाली बुक, अर्थ पर तो ऐसा कोई क्रिएचर नहीं होता, क्या यह हो सकता है कि सचमुच में मैं ट्रांसमाइग्रेट हो गया हूँ। और वह बुक के चारों ओर देखकर कहता है, तो फिर ये मेरा गोल्डन फिगर होगा, तो क्या एक प्रोटैगनिस्ट के रूप में सिर्फ 3 विश ये बहुत कम नहीं है। कहता है, मैंने देखा है लोगों को चीट यूज करते हुए और मुझे यह गोल्डन फिगर मिला। और वह चमकती हुई आंखों से कहता है, क्या फर्स्ट विश है कि तुम मुझे 10 विश और दो। वो बुक यह सुनते ही हंसने लगता है और कहता है, इंटरेस्टिंग। अपने अंदर से पर्पल कलर का एनर्जी निकालने लगता है और उस बुक के ऊपर चारों तरफ आंखें निकलने लगती हैं। वो कहता है, मुझे लगा कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे पता चला कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वह एक मॉन्स्टर के रूप में आ जाता है और कहता है, तो तुम एक न्यू सोल हो। वह लड़का उस बड़े से मॉन्स्टर को देखकर डर जाता है और नीचे गिर जाता है और डरते हुए कहता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा मतलब क्या है, तुम कौन हो। वह डीमन कहता है, तुम जैसा मॉर्टल मेरे एग्जिस्टेंस को जानने के लिए योग्य नहीं है, तुम बस इतना जानो कि इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर मुझे बुलाने के लिए अपनी बॉडी और सोल का इस्तेमाल किया, मैंने उसका सोल ले लिया, लेकिन जो बॉडी मेरा होना चाहिए था उस पर तुमने कब्जा कर लिया। तो बताओ, तुम जो बॉडी टेक ओवर कर चुके हो, क्या वह मेरी नहीं है। वह लड़का घबराते हुए मन में सोचता है, तो इस तरह से मैं ट्रांसमाइग्रेट हुआ, कोई गोल्डन फिगर नहीं है ये, बस यह बाय वन गेट वन सेक्रीफाइस स्कैम है, मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा। जैसे ही वह लड़का भागने लगता है, डीमन एक चुटकी बजाता है और कहता है, तो मैंने बताना भूल गया, अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद तोड़ने का थोड़ा सा भी विचार उसके मन में आता है, तो कॉन्ट्रैक्टर उसे पनिशमेंट के रूप में आसानी पीड़ा देता है। जब भी हम देखते हैं उस लड़के के पूरे बॉडी को फ्लेम कवर कर लेता है और उसकी बॉडी जलने लगती है, वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो डीमन वहां से जाते हुए कहता है, अंत में एक छोटा सा कमजोर सोल, यह कितना बोरिंग है। और उसे पलट कर देखते हुए कहता है, तुम शायद मर भी जाओगे। जब भी वह लड़का कांपते हुए आवाज में पीछे से कहता है, तो कॉन्ट्रैक्ट के लॉ के हिसाब से अप्रत्याशित घटनाओं के कारण हुए गए उल्लंघनों के लिए पार्टी बी को छूट है। अगर अगर तुम्हारी इंटरफेरेंस के कारण मैं कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने में अनेबल हूँ, तो यह तुम्हारी गलती है, तो तुम मुझे मारने के बहाने से कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन का बहाना बनाकर मुझे मार नहीं सकते। वह डीमन गुस्सा होते हुए कहता है, तुम मोटल, तो तुम मुझसे तर्क करने की कोशिश कर रहे हो। वह लड़का में और सीरियस होते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम एक पावरफुल एग्जिस्टेंस हो, तुम मुझे सीधे मार सकते हो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब है तुम मुझे टेस्ट कर रहे हो।
एक सुटेबल कैंडिडेट के रूप में, और उसकी ओर देखते हुए कहता है, तो क्या मैं तुम्हारे साथ एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए एलिजिबल हूँ? देखते हैं उस फ्लेम के कारण उस लड़की की आधी बॉडी जल गई होती है। वह डीमन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तुम पहले पर्सन हो जिसने मुझे नेगोशिएशन करने के लिए बोला होगा। मेरी क्यूरियोसिटी को तुमने जगा दिया बच्चे। और उसके सामने आग में लिपटी हुए कॉन्ट्रैक्ट पेपर अपीयर करता है और वह कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया, अगर तुम मेरे एक विश पूरी करोगे तो मैं तुम्हें न्यू लाइफ दूंगा। मेरा विश है। और हंसते हुए कहता है, मुझे 999 विश और दो। ले भाई, ये लड़का चालाक बन के 10 विश मांग रहा था, और ये डीमन उससे भी बड़ा चालाक है। ये उसे 999 विश मांग रहा है। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डीमन कहता है, तुम्हारे पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं है। लगभग तुम 1 मिनट में बेहोश हो जाओगे और मर जाओगे। तो तुम्हारा जवाब क्या है? वह लड़का सोचता है, देखो ये कितना बेशर्मी की तरह मेरे विश चुरा रहा है। भाई, अब तुम बेशर्मी की तरह उससे 10 विश मांगो तो वह बेशर्मी की तरह 909 विश नहीं मांग सकता। चलो, वह डीमन से कहता है, मैं और क्या ही कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ बॉस। ऐसा बोलते हुए उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा आ जाता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट। उस पर लिखा था, अगर कॉन्ट्रैक्टर अपनी सोल को प्लेस्ड करता है और कॉन्ट्रैक्ट जिसने जारी किया उस 999 कंडीशन को फुलफिल करता है, और तो कॉन्ट्रैक्ट जारी करता से सुटेबल न्यू रिवॉर्ड दे सकता है। जो चैन। अब हमें पता चलता है एमसी का नाम जो चैन है, मैं इसे चैन बुलाऊंगा। सीन में हम देखते हैं एक अपार्टमेंट को जहाँ पे चैन आया होता है, और वह एक दरवाजे के सामने खड़ा होकर सोचता है, तो यह मेरा घर है। उम्मीद है कि कोई मुझे इस हालत में नहीं देखा होगा। और उस डीमन को गाली देते हुए कहता है, उसने मुझे बस ऐसे ही फेंक दिया। फ्लैशबैक में हम देखते हैं वो डीमन वहां से जाते हुए कहता है, मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। चैन कहता है तब तक मैं क्या करूंगा? कहता है, कुछ भी करो, ये तुम्हारे ऊपर है। प्रेजेंट में चैन सोचता है, मुझे एक वर्क हॉर्स की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आगे कहता है, तो भी हो, अब वह मेरा बॉस है, अब कोई पॉइंट नहीं है उससे जीतने का। चलो एक कदम लेते हैं। वह की होल में की लगाकर दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है और घर को चारों तरफ देखता है और कहता है, ये किसी का घर नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता कि ये फैमिली कितनी पुअर है। और टेबल पर से एक पेपर उठाकर देखता है और देखकर शॉक हो जाता है, और ये कहता है, ये क्या बकवास है। एक बार में 2000 मिलियन का ब्लड कलेक्टर लोन, किस प्रकार की फैमिली है। जब भी चैन को पीछे से कोई कहता है, तुम बदमाश, और उसके सर पर रॉड से मारता है। चैन दूर जाकर गिरता है। वह आदमी कहता है, तुम अब तक कहाँ थे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कॉल को इग्नोर करने की? तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। और उसके साथ दो और साथी थे। दूसरा कहता है, "ए, मत मारो, इतना नहीं तो यह यहीं मर जाएगा।" तीसरा कहता है, लड़का बहुत स्ट्रांग है, यह मार खाने के बावजूद भी अभी भी उठ रहा है। चैन उठते हुए कहता है, तुम कौन हो? जब भी वह येलो हेयर बंदा चैन के पेट में लात मारते हुए कहता है, तो तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम पिछले हफ्ते की लोन भूल गए, और वह बुढ़िया ब्लड बेचकर लोन चुकाने नहीं आई? क्या वह मर तो नहीं गई? पर चैन को लातों से मारे ही जा रहा होता है और कहता है, यह सोचना ही हीरोलियस है कि तुम्हारी मदर सचमुच में मूर्ख है। हमारे जैसे कचरे के लिए इतना दूर तक जा सकती है, यहाँ तक कि लोन चुकाने के लिए अपने जान को जोखिम में भी डाला। क्या उसे यह रियलाइज नहीं हुआ कि कचरा हमेशा कचरा होता है? जन्मजात कचरा टैलेंटलेस होता है। वह हमेशा पर बढ़ने का दिखावा सपना देखता है। तुम कर्ज में डूबे हुए और तुम मुश्किल से एक निचले स्तर के हारे हुए हो। तुम और वह बूढ़ी औरत, मैं तुम्हें अपने जूते चमकाने के लायक भी ना रखूं। चैन मार खा रहा हो, जब ही चैन के कानों में आवाज आता है। कोई कहता है, साओ चैन, क्या आप हारना बंद करना चाहते हैं? यह और कोई नहीं, चैन की मदर होती है। छोटे चैन को कहती है। चैन अपनी मदर को कहता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मॉम अब सफर करे। आगे कहता है, कल रात मुझे एक बुरा सपना आया। मैंने सपने में देखा कि मॉम सारा दिन हाथ सिलाई का काम करती जब तक वह थकावट से सो नहीं गई, और फिर कभी नहीं उठी।
मैं नहीं चाहता कि मॉम के साथ ऐसा हो। क्या होगा अगर किसी दिन सचमुच में आप नहीं जागे तो? क्या हुआ अगर मैं ओरेकल नहीं बना सकता? कि मदर उसके सर पर हाथ रखकर कहती है, कोई बात नहीं, अगर आसमान भी गिर जाए तो भी आपकी मॉम उसे संभाल सकती है। तो इसीलिए आपको अपने आप पर थोड़ा सा और विश्वास करने की जरूरत है। जब यह सुनते ही प्रेजेंट में चैन की आंख व्हाइट कलर से चमकने लगती है। वह येलो हेयर वाला आदमी कहता है, और कचरे, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तभी उसके मुंह पर एक पंच आकर लगता है। फिर आदमी को लगता है कि येलो हेयर ने फिर से चैन को मारा। वह कहता है, अरे तुम उसे फिर से मारे जा रहे हो, अब रुक भी जाओ नहीं तो वह मर जाएगा। जभी उन दोनों के बीच से येलो हेयर वाला आदमी उड़ते हुए दीवार में जाकर लगता है। हम देखते हैं चैन ने जो पंच मारा होता है उससे उसके आधे दांत टूट गए होते हैं। दूसरा आदमी शॉक होकर चैन को देखते हुए कहता है, क्या वही बच्चा नहीं होना चाहिए जिसे उड़कर उस दीवार में होना चाहिए? का कहता है, नहीं, यहाँ पर कुछ गलत है। का औरा देखो, इस बच्चे ने ब्रेक थ्रू कर लिया स्टार लेवल पे। हम देखते हैं चैन के बॉडी से व्हाइट और ब्लैक हॉरर निकल रहा होता है। चैन कहता है, तो एक लोअर लाइफ आदमी को ऊपर उठना है तो इसमें गलत क्या है? जब से बिना रुके बकर बकर बोले जा रहे हो, कितना परेशान करने वाले हो तुम, अब चुप हो जाओ। वह दूसरा आदमी गुस्से में कहता है, यह बदमाश केवल ई रैंक के सेकंड स्टेज होने पर कितना एरोगेंट बन रहा है। तीसरा कहता है, ब्रदर जुन, उसे सबक सिखाओ। और दोनों अपने अंदर से एनर्जी निकालते हुए एमसी की ओर अटैक करने जाते हैं। तीसरा कहता है, ऐसा रहेगा उसका एक हाथ और पैर तोड़ दिया जाए। ब्रदर जुन कहता है, मैं तुमसे एग्री करता हूँ। चैन अपने मन में सोचता है, क्या वे मेरे अंदर से जो पावर निकल रहा है उसे देकर बोल रहे हैं कि मैं ई रैंक के सेकंड स्टेज पर हूँ? और इनके बिहेवियर से लगता है कि ये दोनों मुझसे हायर लेवल पे हैं। चैन जब ये सब सोच रहा होता है, वह दूसरा आदमी चैन के ऊपर रॉड से अटैक करने लगता है। चैन उस अटैक को आते हुए देखकर सोचता है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से इसके मूवमेंट को देख सकता हूँ। तभी वह आदमी चैन के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे लगता है कि उसने चैन के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन जब वहां से धूल हटती है तो हम देखते हैं चैन वहां से गायब होता है और उसका अटैक सीधा जमीन पर लगा होता है। और कंफ्यूज होकर कहता है, वह कहाँ गया? जब ही चैन उसके पीछे से आकर उसके सर पर एक किक मारता है और उसे दूर करता है और वह बहुत दूर जाता है। जब भी वह तीसरा आदमी चैन की ओर अटैक करने जाता है और सोचता है, डैम इट, ये बच्चा केवल ई रैंक के सेकंड स्टेज पर है, लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकता है? इसकी स्पीड और इसकी स्ट्रेंथ जो भी हो, लेकिन मैं उसके ब्लाइंड स्पॉट पर हूँ। बस ऐसे ही खड़ा रहना, उसके बाद मैं तुम्हारी रिब्स को कैसे तोड़ता हूँ तुम देखो। जब भी चैन अपने पीछे से आते हुए उसे सेंस कर लेता है और उसके पेट में जोरदार किक मारता है। वह आदमी अपने रॉड से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह रॉड भी बैंड हो जाता है और वह सीधा जाकर उसके पेट में लगता है। उस आदमी को इतनी जोर की किक लगी होती है कि उसकी आंख सफेद हो जाता है और वह मन में अपने सोचता है, "अब मेरी पोजीशन जानता था, लेकिन उसने बिना देखे मुझे कैसे मारा?" और वह अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और चैन से माफी मांगते हुए कहता है, हम तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, वो तो लिन यून है जो हमें कर्ज वसूलने के लिए कहा था। चैन मुंह साफ करते हुए कहता है, लिन यून, उसे कह देना कि मैं उसका कर्ज चुका दूंगा, तो इसीलिए मुझे परेशान ना करे और तुम इन दोनों को लेकर जाओ यहाँ से। और वह आदमी वहाँ उन दोनों को लेकर वहां से जाने लगता है। चैन उसे जाते हुए देखता है और कहता है, तुम देख रहे हो ना ये सब? ये बोलते ही बुक पोर्टल से बाहर आता है और कहता है, तो तुमने मेरी प्रेजेंस को सेंस कर लिया, तुम्हारी सेंस करने की एबिलिटी बहुत शार्प है। चैन कहता है, मैंने अपने अंदर से एक स्ट्रॉन्ग पावर को
एहसास किया। मैंने तो बस गेस किया था कि तुम सीक्रेटली मुझे मदद कर रहे हो। बुक कहता है तुम सही कह रहे हो। अगर मैं तुम्हें टेम्पररी थोड़ा सा पावर नहीं देता तो तुम्हें वे लोग पीट पीट कर मार डालते। मैं ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी मदद की। चन एक्साइटेड होकर कहता है मैं समझ गया बॉस, आप सचमुच में मेरे लिए एक गोल्डन फिंगर है। अगर आप मुझे फ्यूचर में पावर दे सके तो क्या लोग मुझसे डरने लगेंगे ना। ये सुनते ही बुक थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है तुम जैसा मॉडल ये सोच भी कैसे सकता है कि मैं तुम्हें अपनी पावर को यूज करने दूं। तुम अभी लकी थे। अगर तुम लिमिट से ज्यादा आगे बढ़ते तो तुम बिना हाथ लगाए आसानी से वहीं मारे जाते। चंद निराश होते हुए कहता इसीलिए मुझे आपके लिए काम करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलता। बाकी सब एक तरफ। अगर मैं स्ट्रांग बन जाऊं तो तुम्हारी विश को आसानी से पूरा कर पाऊंगा। बुक कहता है चिंता मत करो, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें हेल्पफुल रिवॉर्ड दूंगा, लेकिन मैंने अभी तक विशेषताओं के बारे में नहीं सोचा। और जहां तक मुझसे पावर उधार लेने की बात हो तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम इसके बारे में सोचना भी मत। तेजी से मरना नहीं चाहते। चैन निराश होकर कहता है ठीक है। और बुक अपने मन में सोचता है लेकिन इस बच्चे ने मुझे सरप्राइज कर दिया। न केवल उसने मेरी पावर को उधार लिया, मेरे एक्सपेक्टेशन से अधिक उसने कंट्रोल किया और काफी स्टेबल है। क्या यह हो सकता है कि यह बच्चा मेरा फेथ पॉइंट है। चंद कहता है तो ठीक है, आपकी दूसरी विश क्या है। क्या आप नहीं चाहते थे कि मैं आपकी विश पूरी करूं। मैं आपकी मदद करूंगा। और बुक की ओर देखकर कहता है चिंता मत करो, मैंने पहले ही कुछ विश पूरी कर ली है। बुक कहता है तो तुमने अपनी दूसरी विश डिसाइड कर ली। और वो वहां से जाते हुए कहता है वो मैंने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं, जब सही समय आएगा तो तुम समझ जाओगे। चैन कहता है तो मैं अब क्या करूं। बुक कहता है तुम्हारी परवाह कौन करता है, तुम जो चाहे वो करो। चैन निराश होकर कहता है मैं इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैं एक विश चाहता था कि मेरा एक गोल हो, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं इस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता। चलो पहले इस बच्चे का फोन चेक करते हैं। अगर मुझे फ्यूचर में इस बच्चे के रूप में रहना है तो बेहतर होगा कि मैं पहले इसकी सिचुएशन समझ लूं। और वह फोन चेक करते हुए कहता है फैमिली के बारे में एक सिंगल टेक्स्ट मैसेज भी नहीं है। और वह एक मैसेज देखकर चौंक जाता है। वह देखता है कि उसकी सिस्टर ने उसे मैसेज किया होता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि मदर अचानक से बेहोश हो गई और वह अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जल्दी से आओ। टियानलैंड हॉस्पिटल। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं टियानलैंड हॉस्पिटल का, जहां एमसी भागते हुए दरवाजा खोलता है और एक रूम में घुसता है। एक लड़की को बैठे हुए और एक पेशेंट को बेड पर लेटे हुए देखता है। चंद थोड़ा परेशान होते हुए सोचता है ये एटमॉस्फेयर थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैंने इस बार सोचा था कि कोई व्यक्ति गुस्सा होगा क्योंकि मैंने एक इम्पोर्टेंट मैटर को इग्नोर किया, और जरूर ये मेरी सिस्टर होगी। और वह बेड की ओर जाते हुए कहता है बेड पे जो महिला लेटी है वो और कोई नहीं मदर है। ये कम्प्लीटली डिफरेंट है मेरे मेमोरीज से। क्या ये सब मेरे कारण हुआ है। और वह सिस्टर से माफी मांगते हुए कहता है मैं लेट हो गया, मदर कैसी है। सिस्टर उसे कहती है इस बार तुम क्या बहाना बना रहे हो। ट्रेनिंग, ब्रेक थ्रू, गॉड्स को बुलाना और बड़े कामों में तुम बिजी हो। मदर ने तुम्हारी कर्ज को चुकाने के लिए कड़ी मेहनत की जब तक वह टूट नहीं गई। और वह रोते हुए चैन पर चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम उसे देखने भी नहीं आ सके। उसने तुम्हें सब कुछ दिया, हमारी फैमिली की पूरी लाइफ दी। और क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे
एक कर्ज को चुकाने के लिए मदर के पास पैसे नहीं थे जिससे मदर को चिकित्सकों की केयर में रखा जा सके। वह बस अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से सहन कर रही है, नहीं तो मदर लगभग मारी गई होती। क्या ये तुम्हें पता है? और शांत होकर कहती है, मुझे माफ कर दो जो चैन, मदर और मैं थक गए हैं। और उसकी ओर एक कार्ड देकर कहती है, यह आपके 6 महीनों के रहने का खर्च बताया गया है। अब से मैं मदर का ख्याल रखूंगी। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और आपका कर्ज आपको ही चुकाना है और इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। चैन शौक होकर कहता है, इसका मतलब क्या है सिस्टर? अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हॉस्पिटल के बाहर चैन और उस बुक को जो दोनों बात करते हुए जा रहे थे। बुक कहता है, मैं तुम्हारी चिंता को महसूस कर रहा हूँ। क्या वह इंसानी लड़की के शब्द तुम्हारे लिए कड़वे थे? वह तुम्हारे लिए स्ट्रेंज होगी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। चंद कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैसे लोग भी मुझे सांत्वना दे सकते हैं। वैसे भी मैं ठीक हूँ। उसने मुझे मेरा पास्ट याद दिला दिया। मैं उसे कुछ कहना चाहता था लेकिन मैं उससे एक शब्द भी ना बोल सका। बुक बात पलटने के लिए वह अपने विश के बारे में एमसी से कहता है, तुम आलसी मत हो जाना मेरे विश को पूरी करने में, और ये ध्यान रखना कि ये मैटर ज्यादा बड़ी ना हो। चंद कहता है, मैंने आपसे कहा था कि जब तक मैं अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर दूं तब तक आप मुझे स्ट्रांग बनाने में हेल्प करेंगे। जब तक मैं पर्याप्त रूप से स्ट्रांग ना बन जाऊं मैं इन सब की भरपाई कर मैंने सही कहा ना? और वो वहां से आगे जाने लगा। बुक उसे जाते हुए कहता है, ऑफ कोर्स बच्चे, तुम अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। और चैन को जाते हुए देखता है और अपने मन में सोचता है, भाग्य बिंदु, मुझे निराश मत करना बच्चे।